यहाँ इंसानों की गिनती बहुत ही कम है, जबकि भेड़ों की तादाद बहुत ज्यादा है। यहाँ हर एक इंसान के हिस्से में लगभग 5 से 6 भेड़ें आती हैं। दूर दूर तक फैली हुई घास की पहाड़ियों पर आपको सिर्फ सफेद रूई जैसे झुंड ही नजर आएंगे। यहाँ का कोई लिखित कानून तो नहीं है, लेकिन एक अजीब सामाजिक नियम है। यहाँ लोग मॉल, सुपरमार्केट या सड़कों पर भी नंगे पैर घूमते हैं। इस देश के लोग प्रकृति के इतने करीब रहना पसंद करते हैं कि उन्हें जूतों की जरूरत महसूस ही नहीं होती। ये यहाँ की संस्कृति का एक बहुत ही सादा और अजीब हिस्सा है। इस देश की कुल आबादी का सिर्फ 5% हिस्सा इंसानों का है। बाकी का 95% हिस्सा जानवरों जैसे कि भेड़, गाय और पक्षियों का है। ये दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहाँ प्रकृति आज भी इंसानों से ताकतवर है। इस देश ने इतिहास में वो काम सबसे पहले किया जो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी नहीं कर पाए थे। साल 1893 में ये दुनिया का पहला देश बना जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। यहाँ महिलाओं की इज्जत और उनके अधिकार की शुरुआत बहुत पहले से ही हो गई थी। अगर आपको ऊंचाई से कूदने का शौक है तो इस देश का धन्यवाद कीजिए। दुनिया का पहला कमर्शियल बंजी जंपिंग यहीं से 1988 में शुरू किया गया था। AJ हैकेट नाम के शख्स ने इस खतरनाक खेल को दुनिया के सामने पेश किया, जिसने एडवेंचर की दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया। यहाँ के लोगों, खासकर माओरी आदिवासियों की एक बहुत ही चौंकाने वाली परंपरा है और वो है उनका हाका डांस। इसमें लोग अपनी आंखें बड़ी करके, जबान बाहर निकालकर और जोर जोर से चिल्लाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। रग्बी टीम का मैच शुरू होने से पहले आज भी इस डांस को किया जाता है ताकि दुश्मन टीम डर जाए। ये है न्यूजीलैंड, सबसे शांत लोगों का देश, बहुत ही सुंदर। आज की इस वीडियो में हम न्यूजीलैंड देश को गहराई से देखेंगे। वहाँ के लोगों का जीवन, समाज, राजधानी, इतिहास, खान पान, भाषा, पैसे, धर्म और कुछ हैरान करने वाली बातों के साथ कुछ बहुत ही सुंदर जगहों को भी। लेकिन आपका एक प्यारा सा लाइक हमारी मेहनत को सफल बनाएगा। ये है न्यूजीलैंड। सैलानियों के लिए यहाँ की ऐतिहासिक लाल केबल कार एक बड़ा आकर्षण है, जो शहर के बीच से सीधी पहाड़ी की चोटी पर बने बोटैनिकल गार्डन तक लेकर जाती है, जहां से पूरे बंदरगाह का एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। और अक्सर शाम के समय माउंट विक्टोरिया की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करते हैं या फिर समंदर के किनारे टहलते हैं। वेलिंगटन में लोगों का जीवन बहुत ही संतुलित और तनाव मुक्त है, जिसे अक्सर वर्क लाइफ बैलेंस का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। 20वीं सदी में न्यूजीलैंड ने विश्व युद्धों में अपनी बहादुरी दिखाई और धीरे धीरे एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विकसित देश की ओर कदम बढ़ाया। आज का न्यूजीलैंड अपनी प्राचीन माओरी परंपराओं और आधुनिक विकास का एक अनोखा संगम है। ये देश साउथ पैसिफिक ओशियन में आता है, जिसकी पूर्व की दिशा में लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर ऑस्ट्रेलिया देश है और इन दोनों देशों के बीच तस्मान सागर बहता है। न्यूजीलैंड एक आइलैंड देश है जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इसका एक हिस्सा नॉर्थ आइलैंड कहलाता है और दूसरा हिस्सा साउथ आइलैंड, जो नॉर्थ आइलैंड का हिस्सा है। यहाँ देश के आधुनिक शहर हैं, ज्यादा आबादी है, जबकि साउथ वाले आइलैंड को प्रकृति बहुत ही सुंदर बनाती है। न्यूजीलैंड का क्षेत्रफल केवल 2,68,021 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो एरिया के लिहाज से 75वां रैंक बनता है। यहाँ की आबादी की अगर हम बात करें तो लगभग पूरे देश में 50 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इसमें पुरुष कम हैं और महिलाएं ज्यादा हैं। 24,40,000 के आसपास पुरुषों की संख्या है और 25,60,000 महिलाएं हैं। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, इसीलिए यहाँ अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग आपको बहुत दिखाई देंगे। इनमें 37% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, 2.5% में लगभग हिंदू रहते हैं, 1.5% के आसपास मुस्लिम हैं और 1% में बुद्धिस्ट। यहाँ पर
सबसे ज्यादा ऐसे लोगों की संख्या है जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते और यहाँ पर इनकी आबादी 48% तक है। ये है देश की राजधानी वेलिंगटन। यहाँ पर सबसे पहले माओरी जनजाति के लोग रहा करते थे और वो इस शहर को वांगानुई तारा कहा करते थे। तारा जो नाम है वो उस समय माओरी जनजाति के मुखिया का था। इसके बाद यहाँ 1839 में ब्रिटिशर आए। कैप्टन विलियम वैकफील्ड ने 1839 में इस शहर को और बड़ा किया और फैलाया और फिर इसका नाम बदलकर वेलिंगटन कर दिया। कैप्टन विलियम ने ही राजधानी वेलिंगटन को राजनीति का केंद्र बनाया था। यहाँ से पूरा देश कंट्रोल होता था और ये व्यवस्था आज भी न्यूजीलैंड में देखी जाती है, क्योंकि इसी शहर में देश की संसद, बड़े ऑफिसेज और खास मीटिंग करी जाती हैं। इस शहर में हवा बहुत तेज चलती है, चाहे सुबह का वक्त हो या फिर शाम का। हवा की रफ्तार काफी ज्यादा रहती है, जिससे ठंड और बढ़ जाती है। ज्यादातर देशों में देखने को मिलता है कि जो राजधानी होती है वहाँ ज्यादा आबादी रहती है, लेकिन वेलिंगटन में ऐसा नहीं है। इस शहर में पूरे देश की केवल 4% आबादी ही बसती है। केवल 2 लाख लोग ही यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए आपको यहाँ की सड़कें ज्यादातर खाली ही नजर आएंगी। हाँ, छुट्टी के दिन थोड़ी भीड़ देखने को मिल जाती है, फिर भी यहाँ खालीपन ही मिलता है। अब 2 लाख लोग इतने बड़े शहर में बहुत ही कम हैं और एक साथ वो भी बाहर नहीं निकलते। यहाँ आप चाहे पार्क में चले जाएं या फिर म्यूजियम में आराम से घूम सकते हैं बिना किसी शोर शराबे के। इस देश को अगर कम से कम समय में जानना और समझना है तो इसके लिए राजधानी वेलिंगटन में एक म्यूजियम है जिसका नाम ते पापा म्यूजियम है। ये म्यूजियम न्यूजीलैंड के गहरे इतिहास, संस्कृति और नेचुरल हेरिटेज को अपने अंदर समाये हुए है। इस म्यूजियम को देश की संस्कृति का खास स्थान माना जाता है। माओरी समुदाय का इतिहास हो, प्रकृति हो, कला हो या फिर विज्ञान, सभी कुछ एक ही जगह पर देखने को मिलता है। यहाँ पहले 2 अलग अलग म्यूजियम हुआ करते थे, एक नेशनल म्यूजियम और दूसरा म्यूजियम ऑफ न्यूजीलैंड। लेकिन 1998 में इन दोनों म्यूजियम को आपस में मिला दिया गया और एक नया म्यूजियम बनाया गया जिसे ते पापा के नाम से आज लोग जानते हैं। यहाँ आपको कई समुद्री जीव देखने को मिलेंगे जिन्हें महासागरों से ढूंढा गया था। इसके अलावा युद्ध से जुड़े बहुत सारे स्कल्पचर, मूर्तियां भी दिखाई देंगी, हथियार नजर आएंगे, पुराने जमाने की नाव, घर, बर्तन, पत्थर, जानवरों की हड्डियां और आखिर में न्यूजीलैंड के कलाकारों की अनेकों पेंटिंग्स। म्यूजियम की छत पर जाने पर आप पूरे शहर को ऊंचाई से देख सकते हैं और यहाँ से ये नज़ारा बहुत ही लाजवाब दिखाई देता है। न्यूजीलैंड में चलने वाली करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर कहलाती है, जो कि अमेरिकन डॉलर और यूरो के मुताबिक सस्ती है। भारत के 49 रुपए एक न्यूजीलैंड डॉलर के बराबर हैं। यहाँ पर 1 या 2 आधिकारिक भाषाएं नहीं हैं, बल्कि 3 आधिकारिक भाषाएं हैं जिन्हें सरकारी कामों में, स्कूलों में आम लोगों के बीच बोला जाता है। पहली है इंग्लिश, दूसरी है माओरी और तीसरी है न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। यहाँ के सुंदर गांव और आधुनिक शहर किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे बहुत से यूरोपीय देश है जहाँ पर देह व्यापार करना महिलाओं के लिए कानूनी रूप से मान्य है। ठीक इसी तरह यहाँ भी इस काम को करने वाली बहुत सी महिलाएं हैं जिनके स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा का सारा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर ज्यादातर जो कंपनीज हैं, व्यापार हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनकी मालकिन एक महिला ही होती है। इसके अलावा यहाँ की राजनीति के मुख्य पदों पर भी आपको कई महिलाएं देखने को मिलेंगी और ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड को ये बात अच्छी तरह पता थी कि अगर देश को विकास की ओर जल्दी ले जाना है और देश को सक्षम बनाना है तो फिर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने ही पड़ेंगे और यहाँ ऐसा बहुत पहले से हो रहा है। न्यूजीलैंड दुनिया का वो पहला देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का, मतदान करने का अधिकार दिया था। आज से 121 साल पहले यानी 1893 में न्यूजीलैंड की महिलाओं ने पहली बार वोट करा था। दोस्तों, अब हम न्यूजीलैंड की नौकरी देने की बात करते हैं।
यहाँ ऐसी बहुत सी नौकरियां हैं जिन्हें पढ़े लिखे व्यक्ति से लेकर एक किसान या फिर घर बनाने वाले मजदूर या फिर मिस्त्रियों को दिया जा रहा है। आप जानकर चौंक जाएंगे, जो यहाँ मजदूरी करते हैं, रेस्टोरेंट या कैफेज में काम करते हैं या फिर जानवर संभालते हैं या फिर किसानी में मदद करते हैं, उन्हें अच्छा पैसा मिलता है। एक मजदूर या किसानी में मदद करने वाले व्यक्ति को न्यूजीलैंड में हर घंटे काम करने के बदले कम से कम 1150 रुपए दिए जाते हैं। और ये चीज यहाँ कानूनी तौर पर भी मानी जाती है कि अगर एक अनस्किल वर्कर 1 घंटा काम करता है तो उसे 1150 रुपए तो मिलने ही चाहिए। इससे ज्यादा हो सकते हैं, 2 गुना हो सकते हैं, लेकिन 1 घंटे में 1150 से कम नहीं। इसके अलावा जो स्किल्ड जॉब हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, इंजीनियरिंग में, हेल्थ केयर में, कंस्ट्रक्शन में और शिक्षा में, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारी नौकरियां हैं यहाँ पर, जिनमें बहुत अच्छा वेतन दिया जाता है। एक महीने में कम से कम 2.5 लाख रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यहाँ आसानी से कमा रहे हैं। यहाँ काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज के स्वास्थ्य का और ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता है। यही वजह है आज के समय में 1 लाख से ज़्यादा भारतीय न्यूजीलैंड में काम कर रहे हैं, रह रहे हैं और न्यूजीलैंड में दूसरे देशों के नागरिकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगर हम यहाँ किसानी को देखें तो न्यूजीलैंड में 2 तरह की किसानी सबसे ज़्यादा करी जाती है, जिसमें एक है पशुपालन और दूसरी है फलों की खेती, खासतौर पर अंगूर की खेती। न्यूजीलैंड की ज़्यादातर आबादी पढ़ी लिखी है, जो अच्छी नौकरी करती है या फिर वो खुद ही करोड़पति होते हैं, जिनकी खुद की कंपनीज या फिर फार्म होते हैं। ऐसे में यहाँ जानवर संभालने और फलों की खेती के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत रहती है और इन दोनों ही कामों को ज़्यादातर दूसरे देशों के नागरिक ही करते हैं, जिनके बदले वो लाखों रुपए महीना कमाते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से न्यूजीलैंड में बहुत सारे लोग काम करने भी जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप ज़्यादातर देशों में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ ढूंढने पर भी एक सांप नहीं मिलता। यहाँ की जलवायु और मौसम ऐसा है कि सांप यहाँ पर जिंदा रह ही नहीं पाते। दोस्तों, आपने द लॉर्ड ऑफ द रिंग और हॉबिट जैसी प्रसिद्ध कहानियों के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। इन प्रसिद्ध कहानियों पर फिल्में बनी हैं, सीरीज बनी हैं, जो विश्व प्रसिद्ध हुई हैं। उनमें जो गांव दिखाया गया है वो यही गांव है जिसे हॉबिटन के नाम से जाना जाता है। दरअसल इन फिल्मों की शूटिंग के लिए इस गांव का सेटअप बनाया गया था, जो बहुत ही सुंदर है। फिर जब ये फिल्में दुनिया भर में देखी गईं, तो इस गांव को वहां से हटाया ही नहीं गया और इसे एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया। आज के समय में ये हॉबिटन गांव न्यूजीलैंड के सबसे चर्चित टूरिस्ट स्पॉट में से एक है, जिसे देखने हर साल लाखों सैलानी आते हैं। गांव में बने घर और घर के दरवाजे और उनके ऊपर बिछी घास बहुत ही खास हैं। ये घर ऊंचाई में काफी छोटे हैं। पूरा हॉबिटन गांव प्रकृति की गोद में बनाया गया है। चारों तरफ हरियाली है, छोटी छोटी दुकानें हैं और ये पूरा सेट, ये पूरी जगह आप द लॉर्ड ऑफ द रिंग और हॉबिटन फिल्म में देख सकते हैं। ये है न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची इमारत, जिसे स्काई टावर कहा जाता है। ये ऑकलैंड के सेंटर में खड़ी है और एक प्रमुख लैंडमार्क है। ये इमारत 328 मीटर ऊंची है। टावर के सबसे टॉप फ्लोर पर जाने के बाद आपको जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो काफी अद्भुत है। यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं। पूरा शहर इस टावर के ऊपर से देखा जा सकता है। ठंडा पानी, हरियाली, साफ मौसम, तेज हवा और शांति आपका दिल जीत लेगी। इस स्काई टावर को 1997 में बनाकर पूरा किया गया था। यहाँ स्काई जंपिंग और स्काई वॉक भी करी जा सकती है। ये है वियाडक्ट हार्बर। ये जगह अपने याच, वाटर फ्रंट एरिया, पैदल चलने के लिए किनारे, स्वादिष्ट खाने और कैफेज के साथ रेस्टोरेंट के लिए जानी जाती है। यहाँ लोग आते हैं, कैफेज में बैठकर कॉफी पीते हैं और कॉफी पीते पीते बाहर का अद्भुत नज़ारा देखते हैं। छोटी छोटी याच का सफर करते हैं। ऊंचाई से देखने पर यह जगह बहुत ही सुंदर और जीवित नजर आती है। यहाँ लोगों की चहल पहल है, पानी का शोर है
और याच की आवाज है। ऑकलैंड में वियाडक्ट हार्बर एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। दोस्तों ये है क्वींस टाउन, जो कि एक हिल स्टेशन है। ये जगह इतनी सुंदर है कि खुद विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में इसे सबसे खूबसूरत जगह कहा था। यहाँ की पहाड़ियाँ, साफ पानी की झीलें और हरे मैदान ऐसी शांति देते हैं जो शायद ही कहीं और महसूस करी जा सके। न केवल प्राकृतिक सुंदरता क्वींस टाउन को प्रसिद्ध बनाती है, बल्कि यहाँ कई एडवेंचर्स भी हैं, जैसे केबल राइड है, स्काई लाइन है, बंजी जंपिंग है, पैराशूट राइडिंग है। ये है लेक टेकापो, न्यूजीलैंड का एक ऐसा प्राकृतिक चमत्कार जो अपनी जादुई सुंदरता से किसी को भी आकर्षित कर सकता है। इस झील की सबसे बड़ी विशेषता इसके पानी का हैरान कर देने वाला फिरोजी नीला रंग है, जो ग्लेशियरों से आने वाली बारीक चट्टानी धूल की वजह से बनता है और सूरज की किरणों के साथ अपना रूप बदलता रहता है। झील के किनारे पत्थरों से बना छोटा सा चर्च ऑफ द गुड शेफर्ड यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वेदी के पीछे वाली खिड़की से बाहर का नजारा किसी जीवंत पेंटिंग की तरह दिखाई देता है। ये चर्च न्यूजीलैंड के सबसे ऐतिहासिक और प्रसिद्ध जगहों में से एक है, जहां साल भर पर्यटक और फोटो खींचने वालों की भीड़ लगी रहती है। वसंत के मौसम में झील के चारों ओर खिले हुए गुलाबी, बैंगनी और नीले ल्यूपिन के फूल इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं, जिससे पूरा माहौल एक कल्पना जैसा लगता है। लेकिन लेक टेकापो का असली आकर्षण सूरज ढलने के बाद शुरू होता है, क्योंकि ये जगह इंटरनेशनल डाई स्काई रिजर्व के अंदर आती है। प्रदूषण मुक्त और बिल्कुल साफ आसमान होने की वजह से यहाँ रात के समय लाखों सितारे और आकाशगंगा इतनी साफ दिखाई देती है कि आपको लगेगा आप ब्रह्मांड के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं तोंगारिरो नेशनल पार्क की प्रकृति की। ये न केवल न्यूजीलैंड का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, बल्कि इसे यूनेस्को ने अपनी दोहरी विश्व धरोहर का दर्जा भी दिया हुआ है। इस पार्क की पहचान यहाँ मौजूद 3 सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत यानी तोंगारिरो, नगाउरू होए और रुआपेऊ है, जो इसे किसी दूसरी दुनिया जैसा बनाते हैं। यहाँ की जमीन कहीं राख से ढकी काली दिखाई देती है, तो कहीं धुआं उगलते क्रेटर और प्राचीन लावा के बहाव इस जमीन को जीवित होने का एहसास देते हैं। साहसिक सैलानियों के लिए यहाँ का तोंगारिरो अल्पाइन क्रॉसिंग दुनिया के सबसे बेहतरीन एक दिवसीय ट्रैक में से एक माना जाता है। इस सफर के दौरान पर्यटकों को एमराल्ड लेक्स देखने को मिलती है, जिसका चमकीला हरा और नीला रंग खुले खनिजों के कारण होता है, जो ज्वालामुखी के राख के बीच किसी हीरे की तरह चमकता है। आखिर में बात करते हैं काईकोरा के बारे में, जो कि एक ऐसी जगह है जहां ऊंचे बर्फीले पहाड़ सीधे समंदर से आकर मिलते हैं। ये छोटा सा तटीय शहर दुनिया भर में समुद्री जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए सबसे बेहतरीन जगह माना जाता है। यहाँ की गहरी समुद्री खाइयाँ पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जो विशाल व्हेल, डॉल्फिन और सील को साल भर आकर्षित करती हैं। प्रकृति के साथ साथ यहाँ का खान पान भी सैलानियों को काफी पसंद है। समंदर के किनारे बने छोटे छोटे फूड स्टॉल्स पर ताज़ा क्रैफिश का स्वाद लेना यहाँ की एक ज़रूरी परंपरा है। तो दोस्तों, अगर आपको न्यूजीलैंड का हमारा ये सफ़र, वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।